गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? बढ़िया। अच्छा, कल पढ़ाई हुई थी? हुई थी। सेट लगाया आप लोग कल का? कितने लोग ऐसे जो नहीं लगाए हैं? हम उन सभी लोग लगा लिए हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन तब भी नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या? कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक आप लोगों को समझ में ना आया हो? ऑफलाइन ऑनलाइन आप कोई भी नहीं? ठीक है, सब ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग लेखपाल सीरीज का आज अगला सेट लगाते हैं और अगला सेट का फिर क्वेश्चन देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सेट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगला सेट का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सेट का पहला क्वेश्चन, अगला सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो किससे है? ज्योग्राफी से। देखते हैं ज्योग्राफी को। भारत में काली मिट्टी ब्लैक सॉइल मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, मतलब किस फसल के लिए वो सबसे अधिक सही मिट्टी है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है जूट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात कपास। व्याख्या देखिए, काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ये जो ब्लैक सॉइल है इसको कौन सा? रेंगूर सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, रेंगूर सॉइल भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नमी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। मतलब कपास की खेती के लिए क्या चाहिए? हमें वैसी मिट्टी चाहिए जो नमी को लंबे समय तक बनाए रख सके। नमी मतलब मान लीजिए हमने पानी दिया, सिंचाई किया, तो ऐसा नहीं कि सुबह सिंचाई की और शाम को क्या हो गया, सूख गया, उसमें पपड़ी फट गया, ऐसा नहीं। नमी को सोख ले, वो सोख के लंबे समय तक नमी को बरकरार रखे, बनाए रखे, ताकि फसल ताजा रहे और उसका ग्रोथ होते रहे। ये इस मामले में इस मिट्टी की खासियत है, वो नमी बनाए रखती है, इसीलिए कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? मतलब विश्व में ऐसा कौन सा चीज है, किस नाम को विश्व का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए हिमालय, बी पामीर का पठार, सी तिब्बत का पठार और डी एंडीज पर्वत। तो सही उत्तर है बी अर्थात पामीर का पठार। पामीर का पठार। अब व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पामीर का पठार बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है और कई पर्वत श्रेणियों का संगम स्थल है। इसी कारण से इसे विश्व की छत कहा जाता है। एक तो मान लीजिए बहुत हाइट पे है, बहुत ऊंचाई पे है ये, ठीक है, और क्या है, दूसरा क्या है, कई पर्वत श्रेणियों का, जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत श्रेणी, इधर कुछ ये पर्वत श्रेणी, कुछ ये पर्वत श्रेणी, कुछ ये पर्वत श्रेणी, और सबका ये क्या है, मिलन स्थल भी है, संगम भी यहाँ होता है। इसीलिए इसे लगता है कि ये विश्व के सबसे ऊंची चोटी पे, वर्ल्ड हाइट पे है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा विश्व दिखाई दे जाएगा, इसीलिए इसे विश्व की छत कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका छत, आपका घर बहुत ऊपर है, 10 फ्लोर का है, 20 फ्लोर का है, या कोई बड़ा बड़ा अपार्टमेंट देखेंगे 20-20 फ्लोर का, तो यदि उस 20 फ्लोर वाले टॉप पे आप होंगे तो पूरा शहर वहां से दिखेगा, बहुत दूर तक आपको व्यू दिखेगा। ऐसा लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, हमसे सब नीचे हैं, सबसे ऊपर हम ही बसे हैं। तो इसी तरह इसको विश्व का छत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग ज्यादा चीजें
दिखती हैं, ये बहुत हाइट पे और कई पर्वत श्रेणियों का क्या है, मिलन स्थल भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही और मजेदार भी है। आइए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस सेट का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेट हमें लग रहा है शायद 14 होगा, ये 14 होगा या 15, जो भी आप लोग देख लीजिएगा, 14वां या 15वां सेट का ये तीसरा क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, अकबर और हेमू के बीच, शाहजहां और औरंगजेब के बीच, और राणा प्रताप और अकबर के बीच। तो सही उत्तर है ए, अर्थात बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। अब व्याख्या देखिए, 1526 में कब लड़ा गया था? 1526 में हुए इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक, तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाला था? किसने डाला था? बाबर ने। किसको हरा के? इब्राहिम लोदी को हरा के। कब डाला था? 1526 में। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत के युद्ध में। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हैं। पानीपत हरियाणा के पानीपत में हुआ था, हरियाणा में एक जगह पानीपत, वहीं पे ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, और डी है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन। व्याख्या देखिए, दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून के विरोध में किया गया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख हिस्सा था। पहला क्या हो गया? नमक कानून के विरोध में किया गया था, मतलब नमक बना के गांधी जी ने ये आंदोलन किया था, वहां पे एक मुट्ठी नमक बना के। कहा हुआ था? दांडी में, गुजरात के। और कब? 1930 में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में किसी तरह का दिक्कत हो आंसर में तुरंत आप लोग पूछिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ भी लिया और समझ में भी नहीं आया या फिर किसी तरह की दिक्कत हो, हमेशा के लिए बनी रह जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार, इक्वेलिटी, राइट्स ऑफ इक्वेलिटी, समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। तो आपका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14 में। अब व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान और कानून के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत का सभी नागरिक, चाहे वो किसी कास्ट के हो, किसी धर्म के हो, किसी समुदाय के हो, किसी रिलीजन्स के हो, उससे मतलब नहीं हो, वो क्या है, सब लोग समान है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उससे मतलब नहीं है। भारत के नागरिक भारत के कानून के समक्ष समान है, संविधान में उसकी महत्ता समान है। ये बात कही गई है आर्टिकल 14 में। इसी को ये प्रश्न बना के पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में है। इसमें क्या कहा गया कि नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया, मतलब भारतीय कानून में सभी नागरिकों को समान माना गया और उन्हें समान संरक्षण का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला आदमी हो, अमीर आदमी हो, तो उससे कानून ज्यादा संरक्षण देगा, उसकी बात को ज्यादा मानेगा, उसकी सुरक्षा ज्यादा करेगा, और जो गरीब है, गांव के बुधई टाइप के लोग हैं, उन्हें वो क्या करेगा, कम मानेगा, उनकी बातों को नहीं मानेगा या उन्हें संरक्षण नहीं देगा। ये कानून रूप से गैर कानूनी है। मतलब संविधान में कानून के रूप में सभी लोग भारत के नागरिक समान हैं। हालांकि व्यवहार में कई चीजें डिफरेंस मिलती है, लेकिन संविधान में यह बात कही गई है कि समानता का अधिकार है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ठीक है, तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 368। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 324।
अब व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेवार है। अनुच्छेद 324 क्या किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। वो ये प्रावधान है कि ये जो चुनाव आयोग होगा क्या होगा? स्वतंत्र होगा और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेवार होगा। तो याद रखिए 326। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इकोनॉमी से है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमी से। भारत का केंद्रीय बजट, यूनियन बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत का जो केंद्रीय बजट हर साल प्रस्तुत किया जाता है फरवरी के महीने में, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात वित्त मंत्री। ठीक है, अब व्याख्या देखिए, केंद्रीय बजट भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आय और व्यय का विवरण होता है। केंद्रीय बजट का क्या होता है? बजट क्या मतलब होता है? आय और व्यय का विवरण, अर्थात कितना हम साल भर में इनकम किए, आय किए और कितना हम व्यय किए, कितना एक्सपेंडिचर किए, इसी का विवरण है बजट। सबके होता है, छोटे से लेकर बड़े लेवल पे कोई छोटा व्यवसायी वो भी अपना बजट तैयार करता है। हम आप घर में होते तो भी बजट तैयार करते हैं कि साल भर में हम क्या कमाए और क्या खर्च किए, इसी को बोलते हैं बजट। ये कौन करता है? भारत का वित्त मंत्री इसे प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट का क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटा अर्थात फिस्कल डेफिसिट का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है कुल आय ग्रेटर देन कुल व्यय, बी ऑप्शन है कुल व्यय ग्रेटर देन कुल आय, सी ऑप्शन है केवल कर में कमी और डी ऑप्शन है केवल निर्यात में कमी। तो सही उत्तर क्या है? बी, अर्थात कुल व्यय ग्रेटर देन कुल आय। मतलब जब कुल व्यय कुल आय से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। इसे सिंपल वर्ड में भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक महीने में 50,000 रुपया कमाया और एक महीने में ही हमने 60,000 रुपया गंवा दिया या 60,000 रुपया खर्च कर दिया, अर्थात हमारा एक्सपेंडिचर 60,000 हो गया और इनकम 50,000 है, तो हम क्या हो जाएंगे? डेफिसिट हो जाएंगे, घाटे में हो जाएंगे। कितना? 10,000 का। इसका मतलब हमारा व्यय ज्यादा हो गया और आय कम हो गया। यही नियम लागू होता है देश पे, राज्य पे, व्यक्ति सब पे। तो राजकोषीय घाटा कब हो जाएगा? जब राजकोष में धन कम आएगा और राजकोष से धन ज्यादा खर्च होगा, इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। हालांकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि दोनों पैरेलल रहें, या फिर राजकोषीय घाटा कम से कम हो या फिर न हो। कोई भी यही चाहेगा, हम आप भी यही चाहेंगे कि इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, खर्च कम हो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो राजकोषीय घाटा मीन्स होता है कुल व्यय ग्रेटर देन कुल आय, अर्थात कुल व्यय कुल आय से ज्यादा होना। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है जापान। तो सही उत्तर है भारत, अर्थात उत्तर सी। अब व्याख्या देखिए, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, आप लोग इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहां है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। इसरो का मुख्यालय कहां है? तो ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। तो सही उत्तर है बेंगलुरु, उत्तर बी सही है, अर्थात बेंगलुरु सही है। व्याख्या देखिए, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जहां से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में, और यहीं से अंतरिक्ष कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने आज भी
अपने सेट के जो 10 क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हम लोगों ने लगाया, ठीक है। उस 10 क्वेश्चन को आज भी हम लोगों ने लगा लिया है। हम लोग 10-10 क्वेश्चन पर डे सेट में लगाते जा रहे हैं। इस तरह एक क्वेश्चन का पूरा पूरा बैंक हम लोगों के पास बनते जा रहा है। और अच्छी बात यह है, खुशी भी होती है हमें इस बात को लेके कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को याद भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, तो हमें एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हम लोग एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का सेट भी आप लोग कल रिवीजन करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, जिससे कि हम कल पूछे तो आप लोग बता पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, नए फिर कल हम लोग आएंगे तो नए सेट के साथ आएंगे, और फिर कल 10 या 12 या 9 जो भी क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन हम लोग कल फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को फिर से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।